कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू 1798 में एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम थॉमस मैल्थस था, उन्होंने एक इकोनॉमिक थियरी को प्रोपोगेट किया था जिसका नाम मैल्थुसियन थियरी था। ये पर्टिकुलर थियरी में ये बोला गया था कि उस टाइम पे पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वो फूड सप्लाई की बढ़ोतरी को ओवरटेक कर लेगा और उसके कारण क्राइसिस होने वाला है। यही थियरी को कंटिन्यू करते हुए 1968 में स्टैनफोर्ड के दो प्रोफेसर्स पॉल और एन ने एक बुक लिखा जिसका नाम पॉपुलेशन बॉम्ब है, और उस बुक में उन्होंने ये बताया कि पॉपुलेशन का ग्रोथ इतना सारा है कि अकाल और भूखमरी होने वाले हैं। कहानी का दूसरा पहलू, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का एक स्टेटमेंट ये आता है कि इंडिया के 140 करोड़ लोग, मतलब इंडिया के लिए 140 करोड़ अपॉर्चुनिटीज। कहानी का एक पहलू पॉपुलेशन को अभिशाप मानता है और दूसरा पहलू पॉपुलेशन को वरदान मानता है। तो आपके अनुसार कहानी का कौन सा पहलू ज्यादा सही है? चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिए। आज के दिन में इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एवरेज ह्यूमन फीमेल इंडिया में अपने लाइफ टाइम में 2 बच्चों को जन्म देगी। क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, इंडिया का पॉपुलेशन 170 करोड़ तक बढ़ता ही रहेगा। उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होगा और धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। इंडिया के पॉपुलेशन का एवरेज एज 28.2 ईयर्स है। एक एवरेज इंडियन, एक एवरेज चाइनीज या फिर नॉर्थ अमेरिकन के मुकाबले करीब करीब 10 साल उम्र में छोटा है। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अराउंड 40% और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज करीब 7 to 8% के आसपास है। 1990 में चाइना का पर कैपिटा जीडीपी अराउंड $318 था। उसी टाइम पे इंडिया के लिए ये नंबर अराउंड $368 था। अगर हम आज की बात करते हैं तो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी अराउंड $2600 है। लेकिन आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि चाइना का पर कैपिटा जीडीपी आज अराउंड $13,720 है। मतलब इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी से 500% ज्यादा। 1990 में चाइना भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी ही था, लेकिन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के चलते चलते चाइना एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। 1990s में ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चाइना एक आउटसोर्सिंग पैराडाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बन चुका था। 1990 के बाद इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही ग्रो हुआ, और अगर आज की बात करें तो इंडिया के सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स चाइना के नजदीक आ चुके हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके मेजरली 4 कारण हैं। फर्स्ट आर पॉलिसी इश्यूज, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, थर्ड लेबर इश्यूज और फोर्थ कैपेक्स इश्यूज। ये सारे इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटर रिलेटेड है। इस वीडियो में हम कैपेक्स इश्यूज के बारे में बात करेंगे। इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है बाय 2025 तो उसको 8% रेट पे ग्रो करना पड़ेगा और लोगों की पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके बारे में मेरे श्रीलंका वाले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। 8% ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाई प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला, जेएसडब्ल्यू स्टील जब फैक्ट्रीज में पैसा लगाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, वो 2 बहुत बड़े फैक्टर्स पे आधारित है। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड सेकंड इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। इवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें 2 चीजें स्टडी करने लायक है। पहला हो गया करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स और दूसरा हो गया डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज ऐसी सिचुएशन है कि प्राइवेट सेक्टर को कैपेक्स करना बहुत ही फिजिबल लगने वाला है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन एंटरप्राइजेज आज के दिन में अराउंड 80% यूटिलाइजेशन लेवल्स पे चल रही है इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, फार्मा, एफएमसीजी एक्सेट्रा। ये दिखा रहा है कि डिमांड इनफ है और कंपनीज का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं जिनके कारण प्राइवेट सेक्टर विल बी मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट।
चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने सीमेंट सेक्टर में 2016 में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी देखी होगी तो उसका नंबर होगा 3000 टन्स पर एम्प्लॉय। ये पर्टिकुलर नंबर 2021 में करीब 4000 टन्स पर एम्प्लॉय हो चुका है। इसके कारण इन कंपनीज को करीब 100% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात करें तो फिर से दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टैक्सेशन, सेकंड इज इंसेंटिव्स। जिस पर्टिकुलर कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है वहाँ पे एक्सट्रीम ग्रोथ देखा गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल सिंगापुर है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज फ्लैट एट 17%। ऊपर से सिंगापुर में स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स भी है। इसलिए बहुत सारी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर में सेटअप करना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार ने भी इस डायरेक्शन में बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं। इंडियन स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो उन्हें अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग करीब इफेक्टिव 26 to 29% टैक्स देना पड़ता है, जबकि दूसरी कंपनीज को करीब 31% to 35% इफेक्टिव टैक्स देना पड़ता है। इंडिया का अगला दशक कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, उसको मैंने अपने रिसेशन वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी 2018-19 में करीब 17% था, जो कम से कम 25% होना चाहिए। सारे कंट्रीज जो 1990s में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे स्ट्रेस करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और इंपोर्ट बिल्स को रिड्यूस करने के लिए 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस PLI स्कीम को लॉन्च किया था। इस PLI स्कीम के तहत कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने प्रोडक्शन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये इंसेंटिव्स जनरली 3 फॉर्म्स के होते हैं। पहला है टैक्सेशन बेनिफिट्स, सेकंड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कंसेशंस और तीसरा है आसान और अनुकूल लैंड एक्विजिशंस। PLI स्कीम से जो सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो है स्टील, इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल्स, फार्मा, सोलर पावर एक्सेट्रा। 2020-21 में ये एस्टिमेट किया गया था कि ड्यू टू द PLI स्कीम करीब 2 लाख करोड़ रुपीस का प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अगर इंडिया नेक्स्ट कुछ सालों में एक अच्छे रेट से ग्रो करता है और एक स्टेबल डेवलपिंग इकोनॉमी का पर्सनालिटी होल्ड करके रखता है तो इंडिया के पास ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू बिकम एन ऑल्टरनेट रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड। आपको पता ही है कि वर्ल्ड का आज मेजर फाइनेंशियल लेन देन डॉलर टर्म्स में होता है। यूरो एक ऑल्टरनेट रिजर्व करेंसी नहीं बन सकता क्योंकि आज यूरोपियन यूनियन बहुत ही डिसयूनाइटेड हो चुका है। लास्ट कुछ सालों में बहुत सारी कंट्रीज को चाइना के साथ ट्रस्ट इश्यूज है, इसलिए चाइनीज येन भी एक ऑल्टरनेट रिजर्व करेंसी नहीं बन सकता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ सुपर पावर बाय होल्डिंग इंडियन रुपीस एज एन ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी टू द डॉलर। इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ वर्षों में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू सॉलिडिफाई द बेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। 2018 से 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का केगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 7% है और ये 11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। अगर FY24 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% मतलब 10 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ाया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे अगर प्राइवेट एंटिटीज कैपेक्स इन्फ्यूज करती है तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही स्टीप प्रोग्रेस देने वाला है। तो इंडिया का पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है अगर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर राइट इन्वेस्टमेंट्स करता है एट द राइट टाइम। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ग्रोथ के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा और GDP पर कैपिटा बढ़ेगा। और जैसे ही एक कंट्री का GDP पर कैपिटा बढ़ जाता है वैसे वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव करने लगता है।
तो इंडिया का पॉपुलेशन जब चाइना से भी बढ़ चुका है तो ये क्या हमारे लिए एक वरदान है या फिर शाप? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 मिनट निकालकर अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ वीडियो अंत तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।